हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने पीसेट के एग्ज़ाम दिया होगा, आई होप एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, हम लोग जो है अपने फिजिक्स सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन फिलहाल एग्ज़ाम बहुत बेसिक लेवल में था, मतलब जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से रिलेटेड थे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे आप जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई सॉल्यूशन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन से समझना था प्रेशर क्या है। जैसे हम जानते हैं जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है ना। आपसे क्या बोले उन्होंने कि विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्सर्ट द मोस्ट प्रेशर ऑन द फ्लोर। सोचिए इन्होंने बोल रखा है कि मास सेम है। एक्चुअल में सारे ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है सबका मास सेम है, तो फोर्स कितना लग रहा था, इसका फोर्स जो इसका वेट होगा वही तो फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे P बराबर जो है mg/a आ जाएगा। अब ध्यान रखना जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इन चारों में देखो जरा, सबसे कम एरिया ये एकदम पॉइंटेड है तो इसका प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स हमारा जो फर्स्ट का है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सबका एरिया देखो आप, इसकी कंपेरिजन इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो सबका एरिया ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो प्रेशर ज़्यादा होगा वो इसके लिए ज़्यादा होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना। देखिए विच ऑफ दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयनिक होते हैं। ठीक है ना, मतलब जो आयंस में ब्रेक हो सकते हैं। ठीक, लाइक एल्कोहल है, आपको पता है वो और कंपाउंड है। इधर आपका मरकरी हो गया, शुगर हो गया, ये आपके आयनिक नहीं है। AgNO3 में अगर आप ध्यान से देखें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो हमारा जो AgNO3 है ये आपको पता है कि ये आपका Ag+ और NO3- में ब्रेक हो सकता है, और यही जो आयंस बन रहे हैं इससे हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से ये आयनिक सॉल्यूशन बनेगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ठीक है ना। जब तक ये आयंस में नहीं ब्रेक होंगे तब तक ध्यान रखना है कभी इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये बस एक छोटा सा ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट में आपसे बोला गया है, इन्होंने बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिफ्लेक्ट द साउंड बेस्ट। देखना जो साउंड रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो एक्चुअल में इलास्टिसिटी होता है, मतलब कितना इलास्टिक मटेरियल है, रिबाउंड कितना करेगा, तो वो हमारा है स्टील। ध्यान रखना है थर्माकोल में नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। कर्टन वगैरह यूज़ भी इसीलिए कहते हैं कई बार कि डैम्पिंग का काम करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। पेपर भी नहीं है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा है, स्टील। तो इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं, सीधे आपको दिमाग में रखना है कि जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा, वैसे इलास्टिसिटी आपको नहीं आइडिया ज़्यादा होगा, ऐसा समझो कि जो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करे, रिबाउंड ज़्यादा कर सके वो होता है, तो हमारा ये स्टील आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए फोर्थ नंबर, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ध्यान रखना है रेटिना में अगर याद हो तो हम लोग जो हमारे यहाँ रेटिना में, मतलब जो रेटिना पे बनेगा वो किसकी वजह से बनता है, लेंस की, आई लेंस की वजह से। और आई लेंस जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज होता है वो ध्यान रखना क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड। जब क्योंकि ये फोकस पे नहीं होता है, फोकस से बाहर होता है ये पोर्शन आपका, तो यहाँ से जो भी लाइट आती है वो यहाँ जाके फोकस होती है, तो क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो हमारा कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना। तो 4 का भी हमारा आंसर क्या आ गया, सी करेक्ट हो गया। एकदम बेसिक फंडामेंटल पे बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। चलिए 5 नंबर देखो, ड्यूरिंग ए साइक्लोन एयर मूव्स फ्रॉम। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, देखिए साइक्लोन तो अलग की बात है। जनरली अगर हमसे बात करें आपसे कि एक जगह प्रेशर ज़्यादा एक जगह प्रेशर कम है, और हम आपसे कहें कि एयर किधर मूव करेगा, तो आपको पता है कि जो हाई प्रेशर है वो एयर को पुश करेगा लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम आता है, साइक्लोन के केस में भी जो हमारा एयर का मोशन है वो हाई प्रेशर से कहाँ होगा, लो प्रेशर की तरफ। तो कौन सा करेक्ट हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है ना। तो 5 का भी हमारा क्या आ गया, ए आ गया। कुछ ज़्यादा नहीं करना, एकदम बेसिक है। चलिए 6 नंबर में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है ना। 6 नंबर में आपसे क्या बोला गया है, तो 6 नंबर में बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस हमारी है वो आपको दिया गया कितना, 15 + x मीटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द मिरर बाय 2 मीटर, न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बिकम 14 मीटर, द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई प्लेन मिरर दिया गया है तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जैसे यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, ध्यान सुनना, और इन्होंने बोला कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा इमेज बन रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है वो हमें दिया गया कितना, 15 + x के। फिर क्या बोला, फिर इन्होंने बोला कि अगर हम जो है, ध्यान सुनना, अगर हम जो है इस ऑब्जेक्ट को कितना मूव कराएं, 2 मीटर, अगर हम इसको 2 मीटर आगे मूव करा दें
तो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान रखना जितना इसको मूव कराओगे उतना ये भी तो इधर मूव कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये भी 2 मीटर तो कम हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि ये जो डिस्टेंस हमारा बचा, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज हमारा न्यू पोजीशन, ये इन्होंने बोला है कि 14 है, 14 मीटर, ठीक है ना। अब बता दो आप कि x की वैल्यू क्या थी। तो सोचो जरा, 14 + 4 बराबर 15 + x बनेगा। हो गया काम खत्म। देखिए 14, देखो जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14 + 2 + 2 बराबर कितना, 15 + x। ये पूरा डिस्टेंस हमने बराबर कर दिया। यहाँ से x निकालो जरा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3 मीटर। तो फाइनली आपका आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन। सिंपल सी बात, ठीक है ना, कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर। देखना 7 नंबर क्या दिया गया है, आई थिंक बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। 7 नंबर में क्या बोला गया, 2 साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग थ्रू ए कंटेनर ऑफ अननोन गैस, वेव ए हैज वेवलेंथ 1.2 मीटर एंड वेव बी हैज वेवलेंथ 3.6 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ वेव बी मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ वेव ए। मतलब ये ए और बी के जो वेलोसिटी है उनको कंपेयर करना है कि कितने टाइम्स है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ना, जो वेव की वेलोसिटी होती है वो ध्यान रखना किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, जो कि हमारा मीडियम मतलब गैस पे डिपेंड करेगा, कौन सा गैस है। दूसरा उसका टेम्परेचर क्या है, मेरी बात समझ गए। तो इन्होंने बोला है कि एक ही कंटेनर में 2 गैस है, मतलब एक ही कंटेनर में जो कि गैस है, अननोन गैस है, उसमें 2 वेव ट्रेवल कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि हमारा मीडियम गैस एक ही है। तो एक ही गैस है तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि उसी में दोनों पास हो रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, सेम। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ भले ही इनका अलग अलग है, 1.2 मीटर है, लैम्डा बी कितना है हमारा, वो 3.6 मीटर है, बट जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी आएगा। बात क्लियर है, ये वेलोसिटी सेम होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है, साउंड वेव जो होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि उन्होंने बोला मीडियम गैस एक ही है, एक ही कंटेनर में जा रहे हैं दोनों, और टेम्परेचर भी सेम ही होगा दोनों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी सेम आएगी। अब दिमाग में आएगा सर अगर वेवलेंथ चेंज है तो क्या चेंज आएगा, तो क्योंकि आप जानते हैं v बराबर न्यू लैम्डा है, तो अगर ये सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मान लीजिए लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। साउंड वेव की बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती ना, तो इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए इनका वेवलेंथ डिफरेंट है, बट जो वेलोसिटी है वो गैस कंटेनर एक होने से सेम है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया आपका, 1/9 1/3 द सेम एज, ठीक ना। तो इसमें आपका जो है 7 का जो आंसर करेक्ट है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द रिकॉर्ड डिटेल ऑफ अर्थक्वेक्स। दैट ना, जो अर्थक्वेक के मेजरमेंट करता है कितना आ रहा है, ग्राफ उसको जो रिकॉर्ड करता है वो हमारा सेस्मोग्राफ है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन को वो नोट करता रहता है, उसका एक ग्राफ बनाता है, वेव पैटर्न बनाता है, जिसके थ्रू हम पता करते हैं, ठीक है ना। और जो अर्थ में वैसे जो अर्थक्वेक का जो वेव आता है उसको सेस्मिक वेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अर्थक्वेक का जो वेव है उसको सेस्मिक वेव बोलते हैं, तो वही सब क्या है, सेस्मोग्राफ है, ठीक है ना। ये आई थिंक डायरेक्टली अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सीधे आ जाएगा। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आ गया वो कौन सा करेक्ट आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है ना। सेस्मोस्कोप नहीं होता है, सेस्मोग्राफ होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा ग्राफ ड्रॉ करता है वाइब्रेशन का, कैसे वाइब्रेशन हो रहा है। चलिए 9 नंबर तो आपको देखा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक प्रिज्म के थ्रू एक व्हाइट लाइट जा रहा है और आपको बताना है कि जब डिस्पर्जन होगा तो इसमें जो ये 7 कलर में आपका ये स्प्लिट हो रहा है, इसमें आपको बताना है कि जो हमारा लोएस्ट वाला है, जो अपर वाला है, जो लोअर वाला है, ये कलर्स कौन कौन से एक्चुअल में उनके बारे में देखो। वायलेट कलर इज एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड रेड कलर इज द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो इसको डायरेक्टली हम लोग बना के देख लो, कोई ऑप्शन नहीं, उसके बाद मैच कर लेंगे। याद होगा यहाँ से लाइट जाती है, इसके बाद ये 7 कलर्स में वही डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लेना, ये हो गया 6 7, ठीक है ना। ये आपका होता है, अगर याद हो तो ये नीचे से स्टार्ट होता है, ये, ठीक है ना, VIBGYOR, विबज्योर, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा डेविएशन है वो किसका आ रहा है, वॉलेट का, मतलब जो नीचे है वॉलेट है, रेड कहाँ है, ऊपर है। तो देखो जरा कौन सा करेक्ट आ रहा है, रेड कलर एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड वॉलेट कलर इज द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है आपका, जो ये 9 नंबर है, 9 का कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल सा, ये तो देखा होगा, आपको याद भी कराएगा होगा, विबज्योर आपका होता है, बस ये ध्यान, विबज्योर
ऐसे डाउन टू अप होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट, देखिए फोर्स के मतलब उनके अप्लाई करने के बेस पे, इंटरेक्शन के बेस पे दो टाइप का हमारा है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसे हमने इसको पकड़ रखा है कॉन्टैक्ट फोर्स है, रस्सी से किसी को बांध रखा है कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसे फोर्सेज होते हैं उनको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा, जैसे ये है, अभी देखो नीचे गिरा, तो जब तक हमने सब पकड़ रखा कॉन्टैक्ट है, लेकिन छोड़ दिया फिर भी नीचे आ रहा है, फोर्स लग रहा है ना, वो नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब जो बिना किसी की कॉन्टैक्ट की वजह से लगता है। एक्चुअल में ऐसे फोर्स जो होते हैं वो फील्ड की वजह से लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और यही हमारा नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे आपने देखो ना, दो मैग्नेट ले लो, ऐसे पास पास ले लो, चिपक जाते हैं, उसको रिवर्स करके ले आओ तो दूर भागते हैं, तो वो क्या है, बिना टच के भी फोर्स लगा रहे हैं दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो 10 है, 10 का हमारा कौन सा करेक्ट आ गया, 10 का करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत बेसिक चीज़ों पे है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। तो 11 नंबर में क्या बोला गया है आपसे, देखो जरा, 11 नंबर में बोल रखा है इन्होंने, बैलेंस्ड फोर्स में ए बॉडी, ठीक है ना। देखना, बैलेंस फोर्स का मतलब है चारों तरफ से जो लगने वाला फोर्स है, या ऑल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है, वो हमारा क्या है, जीरो। तो जब जीरो फोर्स है, वो बॉडी को मूव नहीं करा सकता, बॉडी को एक्सीलरेट नहीं करा सकता, तो कर क्या सकता है, वो बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है। जैसे आपने दोनों तरफ से प्रेस कर दिया, कोई चीज़ पिचक गया, ठीक है, डिफॉर्म हो गया, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो 11 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर देखो जरा, 12 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अपथ्रस्ट ऑन ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी को हम किसी पानी में डुबा देते हैं, उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, वो अपथ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो अपथ्रस्ट फोर्स हमारा होता है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड। देखो ग्रेविटी तो फिक्स है, तो जनरली बात करें दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड जिसमें हम डुबा रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, और वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मतलब कितना पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो पानी में डूबा हुआ है। टोटल वॉल्यूम से मतलब नहीं है हमारा, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है वही मैटर करेगा। तो मतलब ये है कि ये डिपेंड करेगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स हमारा है, थ्रस्ट फोर्स, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अब इसमें देख लो जरा कौन सा करेक्ट आ रहा है, ये लिक्विड की डेंसिटी और सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन। तो 12 का हमारा जो करेक्ट आया, कौन सा करेक्ट आया, सी ऑप्शन। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर क्या बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द, ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या बोला गया है, देखो हमारा जो एटमॉस्फेरिक उसको 1 atm बोलते हैं हम लोग, सबसे पहली बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। और यही वैल्यू जब हमने वो मरकरी बैरोमीटर से मेजर किया, मतलब ट्यूब में मरकरी को फिल करके उल्टा कर दिया मरकरी के अंदर में, तो जो हमारा लेंथ है मरकरी ट्यूब का वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg आया। mm में लिखो कितना आएगा, 760 mm ऑफ Hg आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद जब इसी ATM को पास्कल में कन्वर्ट किया गया तो 1 ATM बराबर हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1 अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.07 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो आप देख सकते हो 776 सेंटीमीटर, 760 mm, और या तो 1.076 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आप देख सकते हैं तीनों हमारे में, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। 13 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए 14 की बात करते हैं। 14 में क्या बोला गया है, ए पर्सन कैरिंग ए बकेट इन वन हैंड एंड ए फिश इन अदर, इफ द पुट्स फिश इन द बकेट हाउ विल द लोड कैरिंग बाय द पर्सन चेंजेस। तो ध्यान रखना है, मतलब इन्होंने बोला एक हाथ में बकेट है, एक हाथ में फिश है, और हमने बाद में इस फिश को बकेट में डाल दिया। अब बता दो कि जो पर्सन ने जो वेट होल्ड किया है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा, तो है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इधर mg फिश का लग रहा है, इधर बकेट का mg लग रहा है, आपने उसमें डाल दिया तो फिश का mg तो नीचे लगेगा ही, बकेट का mg नीचे लगेगा, तो आपको दोनों को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो वेट है जो पर्सन के थ्रू कैरी किया जाएगा वो चेंज नहीं होगा। तो 14 का हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, 14 का आ गया ए ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें चेंज क्या आएगा, तो ध्यान रखना है फिश का इंडिविजुअल जब वेट आप मेजर करोगे वो चेंज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारा बकेट है उसमें जो पानी है टोटल, उसका वेट जब आप मेजर करोगे फिश रखने के बाद, तो उसमें चेंज आ सकता है क्योंकि रिएक्शन फोर्स काम करेगा, लेकिन दोनों का कंबाइन जो रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब फिश और बकेट को दोनों जब आप एक साथ मेजर करोगे, अलग अलग करके मेजर करोगे, दोनों का हमेशा सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। 15 का देखते हैं, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 12.1 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ दिस वन द वॉल्यूम। ये तो आसान है, आप जानते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर देखो जरा,
यहाँ पे क्या होता है, डेंस वॉल्यूम बराबर, देखो वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है ना कि जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर कितना आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है हमारा 12.1 अपॉन डेंसिटी कितना है 2.2। इसको डिवाइड कर लेना, ये 5.5 सीसी के आसपास आएगा। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि आपको डेंसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है ना। तो 15 का हमारा जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो फिलहाल इतना ही, ठीक, थैंक यू।